नॉन स्टॉप एट 9 में दिन भर की बड़ी खबरें बस थोड़ी देर में। इस वक्त की बड़ी खबर, उससे पहले खबर ये, रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब जाहिर है पूछताछ और हिरासत में लेने के बाद आखिरकार गिरफ्तारी रिया के भाई की हो गई है। दीपक दुबे मुंबई से और जानकारी दे रहे हैं। दीपक, किस आरोप में गिरफ्तारी हुई है और क्या सबूत हैं इन दोनों के खिलाफ? दीपक जी, आपको बता दें कि सैमुअल मिरिंडा और शोविक चक्रवर्ती को कुछ ही समय पहले तकरीबन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। सेक्शन 20 बी और 28, 29, 27 ए के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जो सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है कि रिया का क्रेडिट कार्ड यूज हुआ था पेमेंट करने के लिए। जो भी ड्रग्स खरीदे गए थे, जो भी चैट सामने आई थी, उसमें अब सामने निकल कर आया है कि रिया का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में अब पूरे इस ड्रग्स कनेक्शन में, ड्रग्स के जाल में अब रिया चक्रवर्ती भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। 8 घंटे की पूछताछ के बाद शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरिंडा को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत सिंह मामले में यह पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई है जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ ही समय पहले इनको गिरफ्तार किया गया है। जी ओके दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है, जैसा आप कह रहे थे कि रिया के भी तार इस ड्रग के मामले से जुड़े हुए हैं। देखना है कि ये जांच आगे कहां जाती है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब आते हैं नॉन स्टॉप एट 9 पर। दिल्ली में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। दिल्ली में आज 2914 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज के आंकड़ों ने पिछले 68 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सितंबर महीने में ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार बना हुआ है। शुक्रवार के आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। शुक्रवार को कुल 2914 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो पिछले 68 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 जून को दिल्ली में 3947 केस एक दिन में सामने आए थे। हालांकि दिल्ली सरकार कह रही है कि राजधानी में ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं है। दिल्ली में इस वक्त कुल 949 कंटेनमेंट जोन है। दिल्ली में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 18,842 एक्टिव केस ही रह गए हैं। कोरोना से दिल्ली में अब तक 4,513 लोग जान गंवा चुके हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने धमकी भरे लहजे में ट्वीट किया है। कंगना ने लिखा है, वो मुंबई आ रही हैं, जिसे रोकना है रोक ले। मैं मुंबई आ रही हूँ, किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक ले। ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री और सत्ताधारी शिवसेना को अभिनेत्री कंगना रनौत का खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। कंगना के इस चैलेंज पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म हो चुकी है। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई ना आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना का ये ट्वीट संजय राउत के जिस बयान के बाद आया है, पहले उस बयान को सुनिए। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं। पूरा बवाल मुंबई पुलिस पर कंगना की टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ, जिस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। कंगना के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस पर कंगना ने देशमुख को निशाने पर लेते हुए कहा, वो मेरे डेमोक्रेट्स राइट पर खुद फैसले ले रहे हैं। अब आप एक दिन में पीओके से तालिबान हो गए। कंगना ने संजय राउत के खिलाफ ट्विटर पर तीखे हमले किए तो शिवसेना का महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आया। महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना से माफी की मांग की। एक हाथ में कंगना का पोस्टर और दूसरे हाथ में चप्पल। बोरीवली से लेकर ठाणे तक शिवसेना की महिला विंग ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंगना के पोस्टर पर चप्पल बरसाए गए, कालिक पोती गई और फिर पोस्टर में आग लगाई गई। महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना से माफी की डिमांड करते हुए धमकी तक दे डाली कि अगर कंगना ने माफी नहीं मांगी तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने देवी का और हमारे आई का उन्होंने अपमान किया है और ये अपमान का करारा जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि आज उन्होंने बोला है कि हमको पीओके लग रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लग रहा है। तो कश्मीर में कभी गई है क्या मैडम? जरा। जिस वक्त शिवसेना की महिला कार्यकर्ता कंगना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, ठीक उसी वक्त संजय राउत ने एक और ट्वीट किया। मुंबई मराठी मानुष के बाप की ही है, जिन्हें ये मंजूर नहीं वो अपना बाप दिखाएं। शिवसेना महाराष्ट्र के दुश्मनों का श्राद्ध किए बगैर नहीं रहेगी, प्रॉमिस। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हालांकि इन विरोध प्रदर्शन और धमकियों के बावजूद कंगना के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। कंगना फिलहाल अपने होम टाउन में है
और 9 सितंबर को मुंबई लौटेंगी। बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है, पहले उम्मीदवारों का नाम बताएं, फिर सीट मांगे। आरजेडी के विधानसभा का नतीजा 2019 की तरह ना हो, इसके लिए पार्टी चुनाव से पहले कुछ ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सके। सीट बंटवारे से पहले महागठबंधन ने रालोसपा और वीआईपी को साफ साफ कह दिया है कि पहले पार्टी उम्मीदवार बताएं, फिर सीटों की बात करें। सबको उनका वाजिब हक भी मिलेगा, लेकिन आखिर जिताऊ उम्मीदवार भी तो देखना होगा। तो जो भी जितना भी जिनको सीट मिलेगा, उनको उम्मीदवार कौन होंगे उनके, ये तो उनको दिखाना होगा। महागठबंधन में आरजेडी किसी भी हाल में 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। रालोसपा, वीआईपी, सीपीआई और सीपीएम सीटों को लेकर बड़ी बड़ी मांग रख रहे हैं। इसी कारण अभी तक महागठबंधन में सीट फाइनल नहीं हुआ है। इस नए प्रस्ताव को लेकर वीआईपी का कहना है कि महागठबंधन में सभी पार्टी को पहले उम्मीदवार दिखाना चाहिए। नियम और शर्त सबके लिए समान हो। हम लोग मजबूती से सारे गठबंधन के टॉप लीडर बैठेंगे और हर एक उम्मीदवार पे चयन करेंगे कि कौन उम्मीदवार कहाँ पे मजबूत है, और निश्चित तौर पे हम अपनी पार्टी के जो भी उम्मीदवार होगा, हम अपने गठबंधन के साथी को साझा करेंगे कि ये हमारे उम्मीदवार है। कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। 2019 की गलती को महागठबंधन दोहराना नहीं चाहती है। इस बार आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके सहयोगी दलों को उतनी ही सीटें मिलेगी जहां उनके मजबूत कैंडिडेट होंगे। जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ दायर छात्रों की याचिकाओं को 17 अगस्त को खारिज करते हुए परीक्षाओं के आयोजन को हरी झंडी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के मंत्रियों ने मिलकर एक संयुक्त पुनर्विचार याचिका दायर की। याचिका दाखिल करने वालों में पश्चिम बंगाल के मोलॉय खटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय सामंत और राजस्थान के रघु शर्मा शामिल थे। इससे पहले सायंतन बिस्वास समेत 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। देश में जिस रफ्तार से इस समय कोरोना फैल रहा है, उसके मद्देनजर अभी परीक्षा का आयोजन छात्रों और उनके परिवार के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित कर दी जाए। 17 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। बता दें कि जेईई परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। नीट की परीक्षा 13 तारीख को होनी है। कश्मीर घाटी में आतंकी बौखलाए हुए हैं और मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आ रहे। हालांकि आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। बारामूला में एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार को एक बार फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बारामूला के येदीपुरा पट्टन में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें एक मेजर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली थी कि बारामूला जिले के पट्टन इलाके के येदीपुरा में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान इलाके में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की एक टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि घेराव के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन सरेंडर करने के बजाय आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। बता दें कि 5 दिन पहले भी जम्मू कश्मीर के बारामूला के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 3 आतंकी मारे गए थे, जबकि 5 जवान शहीद हो गए थे। मारे गए सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए बताए गए थे। हालांकि आज हो रही मुठभेड़ में अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आतंकी किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। एमपी में बेरोजगारों ने सरकार से रोजगार मांगा तो उन्हें बदले में पुलिस की लाठी मिली। प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे इन बेरोजगारों पर शिवराज सिंह की पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। राजधानी भोपाल के रोशनपुर चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लड़के लड़कियों को बल का प्रयोग कर खदेड़ दिया। ये सभी बेरोजगार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए थे। चक्का जाम करते हुए इन युवाओं ने सरकार से रोजगार दिए जाने की मांग की। बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए। कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुँच गए।
बेरोजगारी के मुद्दे पर भोपाल में प्रदर्शन की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे उनको यहाँ पर पुलिस इस तरह से खदेड़ रही है। देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर पूरी पुलिस जो है तैनात की गई थी। यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, हालांकि वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ जितने भी लोग प्रदर्शन में आए थे ये तमाम बेरोजगार हैं। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण पुलिस ने सख्ती करते हुए 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस भर्ती का कोई पता नहीं है, हम लोगों को आंदोलन करने नहीं देते हैं, लाठी चार्ज करने लगते हैं। इस चीज के लिए जा रहे हैं, हमारी मांग क्या है, सिर्फ हमें वैकेंसी चाहिए। लाठी चार्ज करेगी, लड़कियों को पीट के लेके गई है, ये ऐसी पुलिस होती है क्या? 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मजबूर हो गए पेरेंट्स को बताने के लिए कि अब हम क्या करें। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर जानबूझकर लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन की जानकारी पहले से ही पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी, बावजूद इसके शिवराज सिंह की पुलिस ने उन्हें पीट दिया था। यहाँ बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।